Earthmark, your path to economic success. दोस्तों स्वागत है आपका अर्थमार्क पर। दोस्तों आज की क्लास का टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला टॉपिक है होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन। एक प्रोडक्शन फंक्शन होमोजेनियस तब कहलाता है जब आप कैपिटल लेबर को एक सेम अमाउंट से सेम प्रोपोर्शन में चेंज करते हैं, उसके द्वारा जो आउटपुट में चेंज आ रहा है वो एक फिक्स पैटर्न फॉलो करे या एक स्पेसिफिक वे में चेंज हो, तब आपका प्रोडक्शन फंक्शन होमोजेनियस कहलाता है। यह है इसकी डेफिनेशन। होमोजेनियस फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूव करते हैं हम देख लेते हैं। लेट्स से आपका प्रोडक्शन फंक्शन है Q इक्वल टू एफ, या जनरल फॉर्म है क्वांटिटी आपका फंक्शन है लेबर कैपिटल का। अगर मैं लेबर कैपिटल इंक्रीज कर रहा हूं n टाइम्स, दैट इज इंक्रीजिंग इनपुट्स बाय n, तो मैं नया फंक्शन क्या होगा, प्रोडक्शन फंक्शन क्या चेंज आएगा, एल को हमने चेंज किया n टाइम्स तो nl हो गया लेबर मेरा, कैपिटल मैंने चेंज किया n टाइम्स तो मेरा कैपिटल हो गया n के हो गया, और ये मेरा हो गया नया प्रोडक्शन फंक्शन। अब आउटपुट कैसे चेंज हो रहा है, अगर मैं इस फंक्शन में से नए प्रोडक्शन फंक्शन जो मेरे पास आ रहा है उसमें अगर मैं n को फैक्टर आउट कर पाऊं बाहर कुछ इस तरह से, और एफ एल की मेरा क्या है, क्यू है, ये है, उसको रिप्लेस किया मैंने क्यू से। अगर मैं नया प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो पुराने प्रोडक्शन फंक्शन का फंक्शन निकल के आ रहा है जिसका कोएफिशिएंट आपका n है, तब आप कहेंगे कि आपका प्रोडक्शन फंक्शन आपका होमोजेनियस नेचर का है। इसमें n की जो पावर होती है, n की पावर जो होती है वो आपकी डिग्री बताती है होमोजेनिटी की, कि किस डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है। लेट्स से n की जो पावर है वो v है, n की पावर v है। अगर v की वैल्यू इक्वल टू 1 है तो ये आपको बताता है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का मतलब क्या होता है, जब आप इनपुट्स को दैट इज लेबर कैपिटल को डबल कर रहे हैं तब आपका आउटपुट भी डबल हो रहा है। इट मींस जिस रेट से आपका इनपुट चेंज हुआ उसी सेम रेट से आपका आउटपुट चेंज होता है। तो जब v की वैल्यू, तो n की जो पावर है वो अगर 1 है, दैट इज v जो आपकी डिग्री बताती है होमोजेनिटी की, अगर वो 1 है इट मींस आपका यहाँ पे ये CRS इंडिकेट करता है दैट इज कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। इट मींस आउटपुट इंक्रीजेस एग्जैक्टली एज इनपुट इंक्रीजेस। इसको हम लीनियर होमोजेनियस फंक्शन भी बोलते हैं। वही दूसरी तरफ अगर n की वैल्यू में ग्रेटर 1 है, लेट्स से मेरी सॉरी v की वैल्यू डिग्री जो है होमोजेनिटी की, जो n का जो पावर है अगर वो ग्रेटर 1 है, इट मींस आपका जो यहाँ पे फंक्शन जो है वो IRS है, दैट इज इंक्रीज रिटर्न टू स्केल इंडिकेट करता है। ये इंडिकेट करता है कि आउटपुट इंक्रीज मोर देन इनपुट इंक्रीजेस। जो आउटपुट में चेंज है वो आपका इनपुट में चेंज से ज्यादा है। लेट्स से मेरा v की वैल्यू ग्रेटर 1, लेट्स से मेरा v इक्वल टू 2 है, इट मींस अगर मैं अपना इनपुट डबल करूं तो मेरा आउटपुट 4 टाइम्स चेंज होगा। इसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, और इसको नॉन लीनियर होमोजेनियस फंक्शन भी बोलते हैं। वही अगर v की वैल्यू में लेस देन 1 है, डिग्री जो होमोजेनिटी को लेस देन 1 है, उस केस में हमारा होता है डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, जो इंडिकेट करता है कि आउटपुट में इंक्रीज हुआ है, लेस देन है वो इनपुट में इंक्रीज के। लेट्स से v की वैल्यू लेस देन 1 है और v की वैल्यू 0.5 है, इट मींस अगर मैं अपना इनपुट दैट लेबर कैपिटल को डबल कर रहा हूं तो मेरा जो आउटपुट है वो डबल से कम, दैट इज 0.5 एक टाइम ही बढ़ेगा। दैट इज कॉल्ड, इसको भी हम नॉन लीनियर होमोजेनियस फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा होमोजेनियस प्रोडक्शन में आपको दो, उसमें दो टाइप होते हैं। पहला आपका लीनियर प्रोडक्शन, लीनियर होमोजेनियस, दूसरा नॉन लीनियर होमोजेनियस। लीनियर होमोजेनियस कब होता है, जब इसकी डिग्री जो होती है दैट इज v इक्वल टू 1 होता है, दैट डिग्री 1 होती है, इसको हम CRS भी बोलते हैं। अब बाकी केसेस में अगर होमोजेनियस है बट उसकी डिग्री 1 नहीं है तो आपका कहलाता है नॉन लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन। अगर आपका होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन है तो आपका नॉन होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन भी आपके पास होगा। ये कब होता है, अगर हमने लेबर कैपिटल को बढ़ाया n टाइम्स, दैट इज NL और NK हो गया। अगर हम n को फैक्टर आउट नहीं कर पा रहे प्रोडक्शन फंक्शन से, तो आपका प्रोडक्शन फंक्शन क्या, आपका नॉट होमोजेनियस। इट मींस कि आपका जो लेबर कैपिटल जो चेंज आ रहा है उसके थ्रू जो चेंज कैपिटल आउटपुट में आएगा वो एक फिक्स पैटर्न फॉलो नहीं करता। अब हम कुछ एग्जांपल थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला मतलब फंक्शन है प्रोडक्शन फंक्शन, दैट इज q फंक्शन ऑफ ln k इज इक्वल टू l स्क्वायर बाय k। लेट्स से मेरा इनपुट मेरा इंक्रीज हुआ n टाइम्स, तो मैं नया प्रोडक्शन फंक्शन क्या हुआ, f nl f k n k n l स्क्वायर n k। यहाँ हमने l को रिप्लेस किया nl से, हम k को रिप्लेस किया हमने n k से।
क्यू स्टार हमारा हो गया, इसको ओपन करेंगे एन स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एन के, फर्दर सॉल्व करेंगे, एन स्क्वायर नीचे एन है, कट के ऊपर एन आ रहेगा, जब एल स्क्वायर हो गया ये के हो गया, एल स्क्वायर बाई के हमारा क्या है, ओरिजिनल प्रोडक्शन फंक्शन है, तो इट मीन्स हम यहाँ पर कैपेबल है एन को फैक्टर आउट करने करके जो हमारा नया प्रोडक्शन फंक्शन है उसको हमने पुराने प्रोडक्शन फंक्शन का फंक्शन बना दिया, तो मेरा ये हो गया कुछ ये। और यहाँ पे एन की जो पावर होती है जो वी जिसको वी से इंडिकेट करते हैं हमारा डिग्री बताता है होमोजेनिटी की, एन की पावर क्या है 1 है, दैट वी हमारा क्या है यहाँ पे 1 है, इट मीन्स डिग्री क्या होमोजेनिटी की, डिग्री होमोजेनिटी यहाँ पे क्या है 1, इट मीन्स अगर मेरा कैपिटल लेवल n टाइम्स बढ़ेगा तो मेरा आउटपुट मेरा n टाइम्स ही बढ़ेगा, जो इंडिकेट करता है CRS कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, इसी को हम बोलते हैं लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन। समझ आया? जब आपकी डिग्री 1 होगी आपकी होमोजेनिटी की वो आपका कहलाएगा CRS, उसको हम बोलेंगे लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन। कैसे फाइंड करते हैं न्यूमेरिकली आपने ये भी देख लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोडक्शन क्यू जो है फंक्शन ऑफ लेवन कैपिटल FL के एक्सप्रेस इन दिस फॉर्म दैट इज L स्क्वायर प्लस 2KL प्लस K स्क्वायर। मेरा इनपुट मेरा इंक्रीज हुआ है n टाइम्स, तो मेरा नया प्रोडक्शन फिर हुआ Q स्टार दैट इज F, L को रिप्लेस करेंगे NN से और K को रिप्लेस करेंगे NK से, इसको लिखेंगे L की जगह लिखेंगे NL, तो NL का स्क्वायर ब्रैकेट में प्लस 2 NK NL प्लस में NK का होल स्क्वायर, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो एन स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस में 2 एन स्क्वायर के एल हो जाएगा प्लस में एन स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा। यहां से हम एन स्क्वायर फैक्टर आउट कर सकते हैं बाहर, एन स्क्वायर एन स्क्वायर एन स्क्वायर एन स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर क्या बचा एल स्क्वायर प्लस में 2KL प्लस में के स्क्वायर। यहाँ पर दे सकते हैं आपने एन को फैक्टर आउट कर लिया फंक्शन से बाहर और आपका जो नया प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो पुराने प्रोडक्शन फंक्शन का फंक्शन बन चुका है, यहाँ पर क्या है क्यू है, एल स्क्वायर प्लस 2KL प्लस के स्क्वायर क्यू, तो ये आपका होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन है। एन की पावर क्या है यहाँ पे 2, दैट इज वी की वैल्यू पे 2 है जो इंडिकेट करता है डिग्री ऑफ होमोजेनियस आपका यहाँ पे हो गया इक्वल टू 2, इस इंडिकेट्स IRS। जब भी आपकी वी या डिग्री ऑफ होमोजेनिटी एक से बड़ी होती है तो आपका होता है इंक्रीजिंग रेट टू स्केल, यहाँ पे 2 है वी की वैल्यू, इट मींस अगर मेरा इनपुट डबल हो रहा है तो मेरा आउटपुट जो है डबल 4 टाइम्स चेंज आएगा, इसको हम बोलते हैं सिंस यहाँ पे आपका डिग्री एक नहीं है 2 है, यहाँ पे हो गया नॉन लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन। समझ आया? जब आपकी डिग्री 1 होगी होमोजेनिटी की तो आपका लीनियर होगा, अदरवाइज आपका सारा नॉन लीनियर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है Q द फंक्शन ऑफ L एंड K दैट इज इक्वल टू K स्क्वायर प्लस N, इनपुट में इंक्रीज हुआ n टाइम्स, नया प्रोडक्शन फंक्शन क्या हुआ Q स्टार फंक्शन ऑफ NL NK, हमने K और L को रिप्लेस किया NL और NK से, यहाँ पे हो जाएगा NK का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस में NL, इक्वेशन सिंप्लीफाई करेंगे n स्क्वायर K स्क्वायर प्लस में NL, जैसे कॉमन निकल के n आ रहा है अंदर बचा NK प्लस में N। सिंस यहाँ पे देख सकते हैं आप आपने n जब फैक्टर आउट किया तो कंप्लीट फैक्टर आउट नहीं कर पाया, आपका अंदर n रह गया और आप यहाँ पे और जो प्रोडक्शन फंक्शन यहाँ पे आप नहीं लेके आ पाए, इट मीन्स ये आपका हो गया नॉन होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन। समझ आई? नॉन प्रोडक्शन फंक्शन क्यों हुआ? क्योंकि आपने जब इसका इंक्रीज किया कैपिटल और लेबर के एंड से, तो आपका जो प्रोडक्शन जो चेंज हो रहा है आउटपुट में जो चेंज आ रहा है वो एंड से चेंज नहीं आ रहा, वो एक स्पेसिफिक पैटर्न चेंज नहीं कर रहा। और यहाँ पे देख सकते हैं आप जब एंड फैक्टर आउट किया बाहर तो आपका अंदर एक एंड रह गया, तो मैथमेटिकली आपको ऐसे प्रूव करना होता है, देखना होता है कि कौन सा फंक्शन होमोजेनियस है या नहीं है। होमोजेनियस पहले फाइंड करेंगे होमोजेनियस है कि नहीं है, अगर होमोजेनियस है तो उसकी डिग्री पे बेसिक चेक करेंगे कि वो लीनियर है कि नहीं है। प्रोडक्शन फंक्शन होमोजेनियस है, अगर उसकी डिग्री 1 है इट मींस वो लीनियर होमोजेनियस फंक्शन है, अदरवाइज सारे होमोजेनियस फंक्शन आपके नॉन लीनियर होंगे एक्सेप्ट जब आपकी डिग्री 1 होगी। तो ये था आपका होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन। नेक्स्ट वी हैव लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन। एक प्रोडक्शन लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन का जनरल फॉर्म होती है Q अल्फा K प्लस बीटा L, जिसमें Q आपका रिप्रेजेंट करता है टोटल आउटपुट, K आपका रिप्रेजेंट करता है कैपिटल, L इज लेबर, अल्फा और बीटा इज कांस्टेंट पैरामीटर व्हिच शोज हाउ प्रोडक्टिव आर कैपिटल एंड लेबर। अल्फा इंडिकेट करता है कि आपका कैपिटल कितना प्रोडक्टिव है और बीटा इंडिकेट करता है यहाँ पे आपका कि आपका लेबर कितना प्रोडक्टिव है। लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन के केस में आपके कैपिटल लेबर होते हैं वो एक दूसरे को परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। इसको हम
इन दोनों को हम लेबर कैपिटल को हम एक कांस्टेंट रेट से हम रिप्लेस कर सकते हैं इन दी प्रोडक्शन बिकॉज दे आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर। फॉर एग्जांपल एक फर्म यदि एक मशीन यूज करे या 3 वर्कर यूज करे टू प्रोड्यूस द सेम लेवल फॉर आउटपुट, इट मींस यहाँ पे तो एक मशीन 3 वर्कर को रिप्लेस कर सकती है या 3 वर्कर्स एक मशीन को रिप्लेस कर सकती है प्रोडक्शन के अंदर, जिससे आपका प्रोडक्शन कोई हैम्पर नहीं होगा। तो आपका लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन केस में आपका अल्फा और बीटा आपका लीनियर होता है। दूसरा, इस केस में लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है उसका जो आइसोकोड होता है वो लीनियर निकल के आता है, दैट इज डाउन स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कुछ इस तरह। अगर आपका प्रोडक्शन फंक्शन आइसोकोड आपका लीनियर है, इट मींस आपका जो स्लोप जो है आइसोकोड का वो भी आपका कांस्टेंट है। सिंस आपका आइसोकोड का स्लोप एमआरटीएस होता है, इट मींस आपका एमआरटीएस यहाँ पे कांस्टेंट होता है। एमआरटीएस कांस्टेंट मतलब एमआरटीएस का इंडिकेट करता है कि आप किस रेट से कैपिटल और लेबर को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो जिससे आपका आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो आपका एमआरटीएस कहलाता है। सिंस यहाँ पे आपका एमआरटीएस कांस्टेंट है, इट मींस यहाँ पे आप लेबर को कैपिटल से या कैपिटल को लेबर से आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एक कांस्टेंट रेट से। ऐसे एमआरटीएस कैसे फाइंड करते हैं, इसका इलास्टिक सब्स्टिट्यूशन कैसे फाइंड करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। हमारा प्रोडक्शन हमारे पास था क्यू अल्फा के प्लस बीटा एल। आपका एमपीएल क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, दैट इज डेल्टा क्यू बाय डेल्टा एल, सो इट विल बी बीटा। आपका एमपी क्या होता है, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा के, इट विल कम आउट अल्फा। और आपका एमआरटीएस क्या होता है, एमआरटीएस आपका होता है एमपीएल बाय एमपी के बीटा बाय अल्फा। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया एमआरटीएस। जैसे कि पता है बीटा और अल्फा आपका कांस्टेंट होता है, तो इस केस में आपका एमआरटीएस भी आपका कांस्टेंट होगा। और एक चीज आप नोट सकते हैं, यहाँ पे जो आपका एमआरटीएस है वो कैपिटल लेबर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, वो सिर्फ उनके पैरामीटर्स पर डिपेंड कर रहा है, जो इंडिकेट करता है कि वो कितने इनपुट्स आप कितने प्रोडक्टिव है। बीटा इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे आपको कि लेबर कितना प्रोडक्टिव है, अल्फा इंडिकेट कर रहा है कि आपका यहाँ पे कैपिटल कितना प्रोडक्टिव है। तो एमआरटीएस यहाँ पे डिपेंड करता है उनके पैरामीटर्स पे, प्रोडक्टिव पैरामीटर्स के ऊपर, ना कि एक्चुअल वैल्यूज ऑफ के और एल के ऊपर। ये था आपका एमआरटीएस लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन का। हम देखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसे फाइंड करते हैं लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन का। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो होता है परसेंटेज चेंज इन के बाय एल बड़ा परसेंटेज चेंज इन एमआरटीएस। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा चेंज इन के बाय एल डिवाइड बाय के बाय एल डिवाइड बाय चेंज इन एमआरटीएस डिवाइड बाय एमआरटीएस। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास आएगा चेंज इन के बाय एल टू चेंज इन एमआरटीएस इनटू एमआरटीएस डिवाइड बाय के बाय एल। ये आपको होता है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला। सिंस हमने एमआरटीएस निकाला है, हमारे पास एमआरटीएस है एमआरटीएस इक्वल टू बीटा बाय अल्फा। सिंस यहाँ पे एमआरटीएस डिपेंड नहीं करता के एंड एल के ऊपर, तो अगर मैं यहाँ पे चेंज इन एमआरटीएस टू चेंज इन के बाय एल निकालूं वो मेरा 0 आएगा, क्योंकि इसमें डिपेंड करता ही नहीं है, के बाय यहाँ पे एल है नहीं, तो मेरा चेंज एमआरटीएस चेंज इन एमआरटीएस के बाय एल क्या आएगा, 0 आएगा। और इसको मैं रिवर्स कर दूं के बाय एल एमआरटीएस, तो मेरा ये इन्फिनिटी हो जाएगा। इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, तो मेरा सिग्मा क्या हो गया इक्वल टू इन्फिनिटी एमआरटीएस डिवाइडेड के बाय एल। सो मेरा सिग्मा यहाँ पे क्या निकल के आया इन्फिनिटी। यहाँ पे देख सकते हैं इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन वैल्यू निकल के आ रही है लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन केस में इन्फिनिटी, व्हिच इंडिकेट्स यू कैन सब्स्टिट्यूट लेबर और कैपिटल विद ईच अदर very easily in case of linear production function, because in this case the capital and labor are perfectly substitute to each other. इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपको क्या बताता है, वो बताता है कि आप कितनी आसानी से लेबर और कैपिटल को सब्स्टिट्यूट या रिप्लेस कर सकते हैं प्रोडक्शन के अंदर, जिससे आपको प्रोडक्शन हैम्पर ना हो। सिंस आपका लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन केस के अंदर आपका इनपुट्स है लेबर कैपिटल वो परफेक्टली सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे के, तो इस केस में आप बहुत ही आसानी से आप कैपिटल को लेबर से, लेबर को कैपिटल से रिप्लेस कर सकते हैं, जिससे आपका आउटपुट में कोई दिक्कत या प्रोडक्शन को दिक्कत नहीं आएगी, जिसकी वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है सिग्मा की, विच इंडिकेट्स कि यहाँ पे इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन है वो इक्वल टू इन्फिनिटी है। ये चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। पहले हम देखा एमआरटीएस क्या होता है, एमआरटीएस का बीटा बाय अल्फा निकलता है, जो इंडिकेट करता है ये सिर्फ उसके के बाय एल पे डिपेंड नहीं करता है, ये एमआरटीएस जो है वो सिर्फ उनके पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। दूसरा देखा हमने इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन निकल के आया सिग्मा, निकल के हमारा इन्फिनिटी, which means कि इनपुट्स आर परफेक्टली इंटरचेंजेबल, मतलब बहुत ही आसानी से परफेक्टली है और परफेक्टली वो एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये था आपका लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन।
अगला आपका है लियोनटिव प्रोडक्शन फंक्शन। लियोनटिव प्रोडक्शन फंक्शन डिस्क्राइब करता है एक ऐसा प्रोडक्शन प्रोसेस जिसमें आपके जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, इनपुट्स होते हैं, दैट्स कैपिटल लेबर, वो यूज किए जाते हैं फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर। इट मीन्स आपको एक आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए इस केस में आपको इनपुट का एक फिक्स प्रोपोर्शन चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने अपनी लास्ट क्लास में एग्जांपल लिया था लियोनटिव प्रोडक्शन फंक्शन का। मैंने लास्ट क्लास में एग्जांपल लिया था अपना कि अगर एक गाड़ी को असेंबल करने के लिए एक 4 टायर्स और एक स्टीयरिंग व्हील चाहिए। इट मीन्स यहाँ पे आपका जो फंक्शन इनपुट जो है, फैक्टर प्रोडक्शन जो है, इनपुट आपको एक फिक्स प्रोपोर्शन में चाहिए। एक स्टीयरिंग व्हील और 4 टायर। अगर आप एक स्टीयरिंग व्हील और 4 टायर यूज करते हैं तो आपका एक कार निकल के आती है, एक कार आप असेंबल कर पाएंगे। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे मैं टायर बढ़ा देता हूँ, व्हील मेरा वन एक ही है, मैं टायर 6 करता हूँ, तो प्रोडक्शन का असर पड़ेगा नहीं, मेरी कार एक ही निकल के आएगी, दूसरी कार में प्रोड्यूस या असेंबल नहीं कर पाऊंगा। वही अगर मैं कहूँ कि मैं टायर 4 ही रखता हूँ और व्हील में 2 कर देता हूँ, इससे भी प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। प्रोडक्शन कब बढ़ेगा, दूसरा कार कब असेंबल होगा, जब मैं 2 व्हील कर दूं और 8 टायर कर दूं, तो मेरे पास 2 कार निकल के मेरे पास सामने आएगी। तो लियोनटिव प्रोडक्शन फंक्शन एक ऐसा प्रोडक्शन प्रोसेस है, वो ऐसा प्रोडक्शन प्रोसेस डिस्क्राइब करता है जिसके अंदर इनपुट जो है एक फिक्स रेशियो के अंदर या फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर यूज किए जाते हैं प्रोडक्शन के लिए। इसका मतलब अगर आप सिर्फ एक इनपुट बढ़ा रहे हैं विदाउट दूसरे को चेंज किए हुए एक फिक्स प्रोपोर्शन में, आउटपुट आपका चेंज नहीं होगा। इसका मैथमेटिकल फॉर्म होता है कुछ ये, क्यू मिन फंक्शन के बाय अल्फा एल बाय बीटा। क्या मिन फंक्शन का होता है प्रोडक्शन फंक्शन, जिसमें क्यू आपका आउटपुट है, के आपका कैपिटल है और एल आपका लेबर है। के नीचे जो वैल्यू है दैट इज अल्फा, इट इंडिकेट्स कि आपको कितना यूनिट चाहिए कैपिटल का टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। वो इसी प्रकार एल के नीचे जो वैल्यू है बीटा, जो टर्म है बीटा, वो इंडिकेट करता है कि आपको कितना लेबर चाहिए टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ दैट आउटपुट। लेट्स से कि मुझे एक कैपिटल चाहिए और 2 लेबर चाहिए। मुझे एक कैपिटल 2 लेबर चाहिए किसी गुड को प्रोड्यूस करने के लिए, और मुझे इसी रेशियो में इनपुट चाहिए हर एक एडिशन यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस फॉर्म के हिसाब से अल्फा यहाँ पे मेरा 1 हो जाएगा और बीटा यहाँ पे मेरा हो जाएगा 2। अल्फा इंडिकेट करता है आपको कितना इनपुट चाहिए कैपिटल का, और बीटा इंडिकेट करता है आपको कितना लेबर का इनपुट चाहिए, और कितना इनपुट चाहिए लेबर, कितना यूनिट चाहिए लेबर का टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ दैट आउटपुट। ये बात समझ आ जाती है अल्फा बीटा क्या इंडिकेट करता है, ये बात आपको समझ आ गई है। अगर अल्फा इंडिकेट कर रहा है मुझे कितना कैपिटल चाहिए और बीटा में इंडिकेट कर रहा है मुझे कितना लेबर चाहिए, तो के बाय एल यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अल्फा बाय बीटा। यहाँ पे अल्फा इंडिकेट कर रहा है कि कितना आपको इनपुट चाहिए कैपिटल का, और बीटा इंडिकेट कर रहा है कि कितना आपको यूनिट चाहिए लेबर का टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। इसका की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं लियोनटिव प्रोडक्शन फंक्शन का। पहला, इसके अंदर आपका इनपुट फिक्स प्रोपोर्शन यूज किया जाता है, जो मैंने आपको बता दिया एग्जाम्पल के थ्रू। दूसरा, इस केस में आपका आइसोकांट होता है इस प्रोडक्शन फंक्शन का, वो एल शेप होता है कुछ इस तरह से। ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये मेरा लेबर है, ये मेरा कैपिटल है। मैंने कहा कि मुझे 1 यूनिट कैपिटल और 2 यूनिट में लेबर चाहिए टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। 1 यूनिट लेबर यहाँ पे है, 2 यूनिट कैपिटल आपका यहाँ, 1 यूनिट कैपिटल यहाँ पर ये रहा, 2 यूनिट लेबर आपका ये रहा। इस पॉइंट पे एक पॉइंट मैंने ड्रॉ कर लिया। अब अगर मैं लेबर बढ़ाता हूँ 2 से 3, 3 से 4 बढ़ाता हूँ, बट मेरा कैपिटल मेरा सेम रहेगा, तो मेरा आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया हॉरिजॉन्टल। और उसी प्रकार अगर मैं अपना लेबर फिक्स करता हूँ 2 के ऊपर, बट अपना कैपिटल बढ़ाता हूँ 1 से 2, 2 से 3 करता हूँ, इट मींस मैं कुछ ऐसा जाता हूँ, तभी मेरा आउटपुट मेरा नहीं बढ़ेगा। तो मैंने यहाँ पे आउटपुट में क्या रहा, सेम ही रहा 1 पे। तो ये मेरा बन गया लियोनटिव प्रोडक्शन फंक्शन का, मेरा ये बन गया आइसोकांट कर्व। समझ आपको कैसे बनाई एल शेप। मैंने कहा कि मुझे 1 यूनिट कैपिटल चाहिए और 2 यूनिट चाहिए मुझे लेबर चाहिए 1 यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए। तो मैंने 1 यूनिट लेबर कैपिटल लिया, 2 यूनिट मैंने लेबर लिया, मैंने इसे कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है मैंने वो ड्रॉ किया। ये पॉइंट आ गया। ये पॉइंट इंडिकेट कर रहा है कि आप एक यूनिट ऑफ लेबर आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हो। अगर मैं कैपिटल कॉन्सेंट रख रहा हूँ 1 पे और अपना मैं इनपुट बढ़ा रहा हूँ लेबर का, तो मैं कुछ इस तरफ जा रहा हूँ, कैपिटल कॉन्सेंट है 1 पे, लेबर में बढ़ रहा है, तभी मेरा आउटपुट 1 ही रहेगा। उसी प्रकार अगर मेरा लेबर फिक्स है 2 पे, मैं लेबर को मैं चेंज नहीं किया और मैं सिर्फ कैपिटल चेंज कर रहा हूँ, कैपिटल मैंने 1 से बढ़ाया 2, 2 से 3, मतलब कुछ इस तरफ गया मैं, तभी मेरा आउटपुट मेरा सेम ही है। तो ये आपका बन गया आइसोकांट कर्व, बन गया आपका लियोनटिव प्रोडक्शन फंक्शन के केस में। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई कि ये आपका एल शेप क्यों बनता है। ठीक है, अगला है नो सब्स्टिट्यूशन बिटवीन इनपुट्स। लियोनटिव प्रोडक्शन फंक्शन केस में सब्स्टिट्यूशन होता है इनपुट्स के बीच में, वो 0 होता है।
आप लेबर और कैपिटल से या कैपिटल को लेबर से आप रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आपको लेबर और कैपिटल चाहिए एक फिक्स प्रोपोर्शन है, फिक्स रेशियो के अंदर टू प्रोड्यूस दैट आउटपुट। इट मीन्स यहाँ पे सब्सटीट्यूशन नहीं है, एमआरटीएस यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे आपका एमआरटीएस जीरो होता है। एमआरटीएस आपको क्या बताता है? एमआरटीएस बताता है कि अगर आप लेबर बढ़ा रहे हैं 1 यूनिट से, तो आपको कैपिटल कितना चेंज करना पड़ेगा ताकि आपका आउटपुट फिक्स रहे। सिंस यहाँ पे आपको लेबर बढ़ाने से सिंस यहाँ पे आपका लेबर और कैपिटल आपको एक फिक्स प्रोपोर्शन चाहिए, अगर लेबर बढ़ाते हैं आप, तो कैपिटल आप में कोई चेंज नहीं करते, आपका आउटपुट सेम रहता है, इसलिए यहाँ पे आपका एमआरटीएस क्या इक्वल टू जीरो है। सिंस आपका एमआरटीएस जीरो है और मेरा इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन फॉर्मूला होता है जो हमने लास्ट टाइम देखा था, डेल्टा के बाय एल डेल्टा एमआरटीएस के बाय एल। सिंस मेरा एमआरटी यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे मैं जीरो पुट करूंगा तो मेरा सिग्मा की वैल्यू दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या आएगा, जीरो निकल के आएगा। विच मीन्स कि आप यहाँ पे लेबर और कैपिटल को रिप्लेस नहीं कर सकते, और इंडिकेट करता है आप यहाँ पे जो इनपुट्स है वो परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट है। इट मीन्स दे आर यूज इन अ फिक्स प्रोपोर्शन टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट ऑफ दैट 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। तो अभी तक आपको समझ आई। लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन केस में आपका जो आइसोकॉन कर्व था वो लीनियर था, डाउन स्लोपिंग था फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। उसका जो एमआरटीएस था लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन का, वो था कांस्टेंट था, वो डिपेंड करता था आपके प्रोडक्टिविटी लेवल ऑफ कैपिटल एंड लेबर। उस केस में आपका इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन था वो इन्फिनिटी निकल के आया था, विच इंडिकेट्स यू कैन very easily substitute or replace capital with labor or labor with capital in case of linear production function. On the other hand, we have Leontief production function, which indicates you need capital and labor in a fixed proportion to produce 1 unit of that output. इस केस में आपका प्रोडक्शन जो आइसोकॉन कर्व होता है वो एल शेप होता है। वो क्यों होता है वो मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बता दिया किस तरह ड्रॉ करते हैं। इस केस में एमआरटीएस आपका जीरो होता है, एमआरटीएस जीरो होता है, इट मींस आपका स्लोप यहाँ पे जीरो है, विच इंडिकेट्स कि आप कैपिटल को लेबर से रिप्लेस नहीं कर सकते। इसी वजह से यहाँ पे इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू दैट इज सिग्मा की वैल्यू जीरो निकल के आती है, जो इंडिकेट करता है कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है लेबर और कैपिटल के बीच में इस प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर। एक चीज क्लियर कर लीजिए माइंड के अंदर, एमआरटीएस बताता है आपको रेट बताता है कि आप किस रेट से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं कैपिटल को लेबर से, लेबर को कैपिटल से। और इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन बताता है कि आप कितनी आसानी से लेबर को कैपिटल से रिप्लेस कर सकते हैं, आप कैपिटल को लेबर से रिप्लेस कर सकते हैं। हमने उसको भी नंबर के अंदर बांध दिया है, जीरो से लेके इन्फिनिटी के बीच में। इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन वैल्यू लाई करती है जीरो टू इन्फिनिटी। जब इसकी वैल्यू जीरो होती है सिग्मा की वैल्यू, वो इंडिकेट करता है कि यहाँ पे बिल्कुल सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल नहीं है कैपिटल लेबर के बीच में। जब आपकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन दैट इज सिग्मा की वैल्यू, इट इंडिकेट्स कि आप बहुत ही आसानी से परफेक्टली आप यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं लेबर कैपिटल को। या तो दो एक्सट्रीम पॉइंट्स हो गए इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन के, दैट इज जीरो एंड इन्फिनिटी। जीरो आपका आता है लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन केस में, इन्फिनिटी आपका आता है लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन केस में, जब आपका आइसोकॉर्ड आपका लीनियर होता है डाउन स्लोपिंग लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट आपका है कॉब वर्सेस प्रोडक्शन फंक्शन। ये फंक्शन आपको दिए थे दो बंदों ने, चार्ल्स कॉब और पॉल डगलस ने। ये प्रोडक्शन फंक्शन आपको दिया था। इस प्रोडक्शन फंक्शन खास बात यह है कि ये प्रोडक्शन फंक्शन दिया था, ये प्रोडक्शन फंक्शन दिया था पूरी इंडस्ट्री के लिए, कि एक होल इंडस्ट्री के ऊपर ये प्रोडक्शन फंक्शन डिफाइन किया था। और उन्होंने कहा था कि लेबर को हम 3/4 प्रोडक्शन के अंदर, हम लेबर को 3/4 और कैपिटल को 1/4 हम यूज करेंगे प्रोडक्शन के अंदर। ये इसकी जनरल उनकी जो रिजल्ट थे वो मैंने आपको बता दी कि प्रोडक्शन फंक्शन चार्ल्स कॉब और पॉल डगलस ने दिया था। ये प्रोडक्शन फंक्शन एक पूरी इंडस्ट्री पे अप्लाई होता है, ना कि किसी एक फर्म पे, ये पूरी एक इंडस्ट्री पे अप्लाई होता है। और उनके अकॉर्डिंग उन्होंने जो फंक्शन दिया था, उनके रिजल्ट निकल के आए थे, उन्होंने कहा था कि लेबर को आप इंडस्ट्री में 3/4 यूज करो, कैपिटल को 1/4 यूज करो टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। उनका ये रिजल्ट निकल के आया था। इसकी जनरल फॉर्म जो होती है वो इस प्रकार होती है, क्यू ए प्लस अल्फा प्लस सॉरी क्यू इक्वल टू ए इंटू एल की पावर अल्फा एंड के की पावर बीटा। तब क्यू आपका होता है आउटपुट, ये आपका टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, एल आपका होता है लेबर एंड की आपका होता है कैपिटल। अल्फा और बीटा यहाँ पे क्या होता है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, वो क्या रिप्रेजेंट करता है। ये आपकी होती है जनरल फॉर्म होती है इसकी कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की। इसका हम मार्जिन प्रोडक्ट निकाल के देखते हैं इस फंक्शन में। मेरा क्यू हो गया ए एल अल्फा के बीटा, एमपीएल मेरा हो गया चेंज इन क्यू डिवाइडेड चेंज इन एल, दैट विल कम आउट a alpha k alpha minus 1 k beta, it will come out alpha a l alpha k beta into l minus 1। कुछ इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। अल्फा ये मेरा क्यू हो गया, ये l की पावर -1 ये नीचे आ जाएगा, तो मेरा यहाँ पे क्या निकल के आया अल्फा इंटू
APL, Q बाय एल क्या बताता है हमको, एज अ प्रोडक्ट ऑफ लेबर। बेसिकली यहाँ पे MPL क्या निकल गया हमारे पास, MPL इज अ फंक्शन ऑफ APL। तो यही आपका एक प्रॉपर्टी है कोऑर्डिनेट प्रोडक्शन फंक्शन की, जिसका ये होता है कि आपका MPL जो होता है फंक्शन ऑफ APL, उसी प्रकार आपका MP का जो फंक्शन होगा आपका, फंक्शन होगा आपका APK का। सॉल्व करेंगे, इसको डिराइव करेंगे, आपको ये फॉर्म निकल के आएगी। तो यहाँ से एक चीज आप देख सकते हैं, यहाँ से मेरा अल्फा वैल्यू निकल के क्या आई, MPL डिवाइड बाई APL। इसी प्रकार यहाँ से बीटा वैल्यू निकल के क्या आई, MPK डिवाइड बाई APK। और अल्फा बीटा क्या रिप्रेजेंट करता है वो हम अगले स्लाइड पे देखेंगे। फिलहाल के लिए इसका MPL और MPK जो होता है वो डिपेंड करता है उनके उस प्रोडक्शन उस इनपुट के AP पे। MPL डिपेंड करता है APL पे, MPK डिपेंड करता है APK पे। ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। इस केस में MRTS क्या निकलेगा, MRTS आपका होता है MPL डिवाइड बाय MPK। MPL आपका हो गया अल्फा Q बाय एल, बीटा Q बाय K, देन इट विल बी अल्फा प्लस अल्फा बाय बीटा K बाय एल। ये आपका हो गया MRTS। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका MRTS जो होता है वो K बाय एल के ऊपर डिपेंड करता है। अभी कुछ देर पहले हमने देखा था कि हमारा MRTS होता है लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन केस में, वो K बाय एल पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ अल्फा बीटा पे डिपेंड करता है। बस CD कोऑर्डिनेट प्रोडक्शन फंक्शन केस में आपका जो MRTS होता है वो डिपेंड करता है K बाय एल के ऊपर। अगला आपका है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो फॉर्मूला क्या होता है, ये उसका फॉर्मूला हो गया जो यूज करते हैं फाइंड करने के लिए। हमारे पास MRTS है अल्फा बाय बीटा K बाय एल। मैं इससे निकाल सकता हूँ चेंज इन MRTS ड्यू टू चेंज इन K बाय एल। ये मेरे पे क्या निकल गया, अल्फा बाय बीटा निकल के आएगा। इसको मैं रिवर्स कर दूंगा, ये बीटा बाय अल्फा हो जाएगा, रिवर्स हो गया। इसकी वैल्यू को मैं पुट करता हूँ यहाँ पे, वो क्या आ गई, बीटा बाय अल्फा। MRTS मेरे पास आ गया बीटा बाय अल्फा इंटू K बाय एल। यहाँ से MRTS मेरे पास आ गया, वैल्यू पुट कर दी मैंने। सारी वैल्यूज पुट करने वाले से मैंने सिंप्लीफाई किया, मेरे पास सिग्मा की वैल्यू निकल के आ गई 1। इट मींस प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर आपके सिग्मा की वैल्यू हमेशा, दैट इज इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू हमेशा 1 निकल के आती है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में इसको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रोडक्शन फंक्शन केस में इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन दैट इज सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, इट विल बी 1 ऑलवेज, हमेशा इसकी वैल्यू 1 रहती है। हमने ड्राइव करके देख भी लिया कि इसकी वैल्यू 1 ही आ रही है। अब अगला पॉइंट है एफिशिएंसी पैरामीटर। अगर मैं कहूं कि मैं दो प्रोडक्शन फंक्शन है Q, ए की जगह मैं यहाँ पे 3 लिख रहा हूँ, एल की जगह एल अल्फा जगह मैं लिख रहा हूँ 3/4, और के की जगह लिख रहा हूँ मैं 1/4। मेरे पास ए प्रोडक्शन फंक्शन मेरे पास ये है, दूसरा प्रोडक्शन फंक्शन मेरे पास ये है 6, एल की पावर 3/4, के की पावर 1/4। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे आप ये दोनों प्रोडक्शन फंक्शन सेम है मोरलेस हर जगह से, बट यहाँ पे एक चेंज है ए की वैल्यू पे। यहाँ पे ए की वैल्यू यहाँ पे 3 है, यहाँ पे ए की वैल्यू यहाँ पे 6 है। यहाँ पे ए इंडिकेट करता है एफिशिएंसी पैरामीटर। एफिशिएंसी पैरामीटर मतलब, एफिशिएंसी मतलब हुआ कि आप कितने बढ़िया ढंग से या कितने अच्छे तरीके से, कितने एफिशिएंटली आप रिसोर्सेज यूज करें प्रोडक्शन के अंदर। जितनी ज्यादा वैल्यू होगी ए की, वो उतना अच्छा यूज बताएगा, इंडिकेट करेगा इनपुट्स का प्रोडक्शन के अंदर। सेम दो प्रोडक्शन फंक्शन आपके पास है, दोनों सेम है मोरलेस, यहाँ पे ए की वैल्यू में चेंजेस है, एक में 3 है एक में 6 है। तो जिस प्रोडक्शन फंक्शन की ज्यादा वैल्यू होगी ए की, वो इंडिकेट करेगा कि उस फंक्शन में इनपुट्स का बेहतर ढंग से यूज हो रहा है, वो आपका एफिशिएंसी पैरामीटर है आपका ए। तो इट मींस हायर द वैल्यू ऑफ ए विल मोर एफिशिएंट देन द अनदर वन। जिसकी प्रोडक्शन फंक्शन में वैल्यू ए की ज्यादा है और बाकी सारी चीजें सेम है, इट मींस जिसमें ए ज्यादा है वो आपका ज्यादा एफिशिएंट प्रोडक्शन फंक्शन है। ये चीज आपको समझ आ गई। यहाँ पे ए का इंडिकेट करता है एफिशिएंसी पैरामीटर की कितने अच्छे ढंग से या कितने आप कम वेस्टेज से आप कितने एफिशिएंटली आप इनपुट से यूज करें प्रोडक्शन के अंदर। सिंस आपका एल और के सबको सेम है, उनकी वैल्यूज पावर भी सेम है, 3/4 और 1/4, वो इंडिकेट करता है कि सब कुछ सेम होने के बावजूद जो दूसरा प्रोडक्शन फंक्शन जिसमें ए की 6 है वो ज्यादा एफिशिएंट है। अब आता है अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा क्या इंडिकेट करता है तो हम इसमें समझेंगे। आउटपुट इलास्टिसिटी प्रोडक्शन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इट मींस अगर मैं एक लेवल में चेंज लेके आ रहा हूँ, एक इनपुट में चेंज लेके आ रहा हूँ, उससे मेरा आउटपुट में क्या चेंज आएगा, परसेंटेज टर्म्स में बात कर रहे हैं, उसको इंडिकेट करता है आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मैं निकाल रहा हूँ आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर, जो इंडिकेट कर रहा है चेंज इन क्यू, परसेंटेज चेंज इन क्यू ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन लेबर। इसको मैं रीअरेंज कर रहा हूँ, मेरे पास निकल गया डेल्टा क्यू बाय डेल्टा एल इंटू एल बाय क्यू। डेल्टा क्यू बाय डेल्टा एल क्या होता है आपका, एमपीएल होता है, यहाँ पर लिख दिया एमपीएल। और ए
एपीएल क्या होता है, क्यू बाय एल होता है। इट मीन्स एल बाय क्यू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 बाय एपीएल। बात समझ आई? जब एल बाय क्यू क्या हो गया, 1 बाय एपीएल, तो एम्पियर डिवाइड बाय एपीएल, एम्पियर डिवाइड बाय एपीएल क्या निकल के आया, ये मेरा हो गया आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर। अब मैंने यहाँ पे जब ड्राइव किया था, एम्पियर मैंने निकाला था, हमने फाइंड क्या किया था, हमने फाइंड किया था कि एम्पियर जो था वो अल्फा इंटू एपीएल आया था हमारे पास निकल के। उसी प्रकार एमपी के मेरे पास निकल के क्या आया था, बीटा इंटू एपी के निकल के आया था। इट मीन्स अल्फा यहाँ पे हो गया एमपीएल डिवाइड बाई एपीएल, और बीटा यहाँ पे हो गया आपका एमपी के डिवाइडेड बाय एपी के। तो एमपीएल डिवाइड बाय एपीएल रिप्लेस कर सकता हूँ मैं अल्फा से, यहाँ से। तो यहाँ पे अल्फा क्या इंडिकेट कर रहा है, आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर। अगर अल्फा की वैल्यू मान लेते हैं कि अल्फा की वैल्यू 0.5 है, 0.75 है लेट्स से, इट मीन्स अगर मैं आउट इनपुट लेबर 1% चेंज कर रहा हूं, तो मेरा आउटपुट में चेंज आएगा वो 0.75% से चेंज आएगा, दैट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अल्फा। अगर मैं इनपुट को चेंज कर रहा हूँ लेबर को 1% से, तो मेरा यहाँ पे आउटपुट में चेंज आएगा अल्फा परसेंट से। अगर अल्फा वैल्यू 0.575 है, इट मीन यहाँ पे चेंज आएगा आउटपुट में 0.75% से। तो बेसिकली यहाँ पे अल्फा और बीटा जो पावर होती है लेबर कैपिटल की, वो इंडिकेट करती है आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एल की पावर है अल्फा, वो इंडिकेट कर रहा है आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर। इट मीन अगर मैं लेबर बढ़ा रहा हूँ 1% से, तो मेरा आउटपुट चेंज होगा अल्फा परसेंट से। उसी प्रकार के की पावर है बीटा, वो इंडिकेट करता है आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल, विच मीन्स अगर मैं कैपिटल चेंज कर रहा हूँ 1% से, तो मेरे आउटपुट चेंज होगा पॉइंट बीटा परसेंटेज से। और बीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, अल्फा वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो बेसिकली ये आपका आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर या आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल इंडिकेट करता है अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा एक चीज और इंडिकेट करता है, रिलेटिव शेयर ऑफ कैपिटल लेबर इन प्रोडक्शन है रिटर्न टू स्केल। और प्रोडक्शन फंक्शन आपका लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन होता है। इट मींस इसकी डिग्री होती है होमोजेनिटी की 1 होती है, विच इंडिकेट्स सीआरएस। अब हमने कुछ लेक्चर स्टार्टिंग में फाइंड किया था कि पढ़ा था कि कैसे हम होमोजेनिटी की डिग्री फाइंड करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन की, वो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। Q इक्वल टू ए एल अल्फा के बीटा। एल एन टाइम्स बढ़ गया, के आपका एन टाइम्स बढ़ गया, तो हम क्या करेंगे, क्यू स्टार नया प्रोडक्शन फंक्शन एल ए, एल को रिप्लेस करेंगे एन एल से, एन इंटू एल की पावर अल्फा, के को रिप्लेस करेंगे एन के से, एन इंटू के की पावर बीटा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास निकल के आएगा एन की पावर अल्फा, एल की पावर अल्फा, एन की पावर बीटा, के की पावर बीटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर, हमारे पास निकल के आएगा एन एन अंदर हमारे पास आ गया ए एल अल्फा के बीटा। इसको लिख सकते हैं क्यू स्टार, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, बेस एन एन है, पावर ऐड हो जाएगी एन प्लस बीटा ए एल अल्फा के बीटा। तो आपका कुछ ये निकल के आया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे कैपेबल है, एन को फैक्टर आउट कर लिया आपने बाहर, आपका एन फैक्टर हो गया, आपका नया प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो पुराना प्रोडक्शन फंक्शन का फंक्शन बन चुका है, और साथ में उसका एन फैक्टर आउट हो गया है। अब एन की जो पावर होती है बी, वो इंडिकेट करता है आपका डिग्री ऑफ होमोजेनिटी। यहाँ से आपका कंफर्म हुआ कि आपका ये होमोजेनियस हो गया, आप यहाँ तक पहुंच गए। उसके बाद इसकी पावर जो होगी एन की, दैट इज यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है, वो इंडिकेट करता है, इसकी डिग्री इंडिकेट करता है प्रोडक्शन फंक्शन की। तो अल्फा प्लस बीटा डिग्री इंडिकेट करता है कि किस डिग्री का होगा। जैसे मैंने बताया कि आपका लीनियर होमोजेनियस होता है आपका प्रोडक्शन फंक्शन, कोऑर्डिनेट प्रोडक्शन फंक्शन, जहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, वो इक्वल टू 1 होगी। लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन मतलब आपका डिग्री होमोजेनिटी की क्या इक्वल टू 1 है। जब आपका डिग्री होमोजेनिटी इक्वल टू 1 होता है, तो आपका प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, सीआरएस होता है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, इन जनरल आपका कोऑर्डिनेट प्रोडक्शन फंक्शन आपका सीआरएस या डिग्री ऑफ होमोजेनिटी इसकी 1 होती है। अगर यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 है, अगर मैं कहूँ कि अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे इक्वल टू 1 है, यहाँ पे हो सकता है कि बीटा को लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस अल्फा, बीटा मेरा हो गया 1 माइनस अल्फा। तो इस प्रोडक्शन फंक्शन में मैं कुछ ये कर सकता हूँ, एल अल्फा के बीटा रिप्लेस कर दिया मैंने 1 माइनस अल्फा। इस प्रोडक्शन फंक्शन को मैं कुछ इस तरह भी लिख सकता हूँ। सो इन जनरल आपका कॉब डॉलर प्रोडक्शन आपका लीनियर होमोजेनियस होता है, होमोजेनियस होती है। इन जनरल आपका कॉब डॉलर प्रोडक्शन आपका लीनियर होता है, लीनियर होमोजेनियस होता है, डिग्री इक्वल टू 1 होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है एग्जाम में, आपको क्वेश्चन दे दिया गया है कुछ इस प्रकार का, लेट्स से ये आपको कॉर्डस प्रोडक्शन यहाँ पे अल्फा एल की पावर यहाँ पे 0.8 कर दी गई, और बीटा के की पावर आपकी 0.6 कर दी गई।
सिंपली आपको उसकी पावर ऐड करनी है, फाइंड करने की उसका रिटर्न टू स्केल क्या है। इन जनरल उसकी पावर होती है, उसका समेशन 1 होता है। बट अगर कुछ आपको एग्जाम्पल ऐसा दे दिया गया 0.8 प्लस 0.6, यहाँ पे 0.8 प्लस 0.6 कम आउट 0.14 1.4, इट इज ग्रेटर देन 1, इट मींस यहाँ पे इसका आईआरएस क्या हो गया, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया गया कि आपके पास प्रोडक्शन फंक्शन है Q इक्वल टू A इंटू एल की पावर अल्फा इंटू के की पावर बीटा, दैट्स कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शन फंक्शन। आपसे पूछा गया कि ये कौन सा रिटर्न टू स्केल फॉलो करेगा। सिंस यहाँ पे आपके पास अल्फा बीटा की वैल्यू नहीं गिवन है, बट इसकी प्रॉपर्टी है कि सीधे फंक्शन कॉम्प्लेक्स फंक्शन आपका जो होता है वो सीआरएस होता है, तो आपको यहाँ पे सीआरएस टिक करके आना है। और अगर आपका क्वेश्चन दे रखा है उसमें आपको वैल्यूज दे रखी है, एल की पावर दे रखी है और बीटा की पावर दे रखी है, देन आपको वहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इनकी पावर्स को ऐड करके फाइंड करना है कि वो सीआरएस है कि डीआरएस है कि आईआरएस है। अगर आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 देन सीआरएस है, अगर अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1 है तो आपका ये आईआरएस है, और अल्फा प्लस बीटा लेस देन 1 है तो आपका ये हो गया डीआरएस है। समझ गए। और जनरल फॉर्म दी है कॉर्ड फंक्शन की, तो आपको सीआरएस लगाना है जहां पे आपका अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू नहीं दी रखी हो। अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू उन्होंने स्पेसिफाई करके है स्पेशली एग्जाम क्वेश्चन के अंदर, तो आपको उनकी वैल्यूज पे उनका ग्रेटर देन 1 है कि नहीं, इक्वल टू 1 है, उस पर डिपेंड, उसको फाइंड करके आपको फाइंड करना है कि वो सीआरएस है कि डीआरएस है कि आईआरएस है। आई होप कि आपकी चीजें कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होगी। अगर सिर्फ फंक्शन दे रखा है देन आपको सिर्फ सीआरएस फाइंड टिक करना आंसर के अंदर। अगर आपको एग्जाम में अल्फा और बीटा की वैल्यू नहीं दे रखी, अगर आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू दे रखी है तो उसको सम करेंगे अल्फा प्लस बीटा को, देन फाइंड करेंगे इक्वल टू 1 लेस देन 1 ग्रेटर देन 1, उसके बेसिस आप बताएंगे कि सीआरएस है डीआरएस है या आईआरएस है। तो ये था आपका कोऑर्डिनेट प्रोडक्शन फंक्शन। तो आज लास्ट टॉपिक हमारा जो है वो है कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्शन फंक्शन, इसमें बोलते हैं सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन। इसकी जो जनरल फॉर्म होती है प्रोडक्शन फंक्शन की, उससे पहले बता दूं कि ये प्रोडक्शन फंक्शन आपको दिया था एरो ने, चैनली ने, मिनास ने, सोलो ने। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि सीएस प्रोडक्शन फंक्शन किसने डेवलप किया था। आपको 3-4 नाम दिए होते हैं, उसमें से आपको ये नाम दिख जाएंगे। तो ये आपको दिया था एरो ने, चैनली ने, मिनास ने, सोलो ने। अब हम बात करते हैं इसकी हम जनरल फॉर्म की। Q इक्वल टू A ब्रैकेट अल्फा K की पावर रो प्लस में 1 माइनस अल्फा L की पावर रो ब्रैकेट क्लोज एप्सिलॉन डिवाइड बाय रो। ये आपको होती है जनरल फॉर्म CES की। यहाँ पे Q आपका हो गया टोटल आउटपुट, K कैपिटल, L लेबर। A यहाँ पे आपका है एफिशिएंसी पैरामीटर, जस्ट लाइक प्रोडक्शन फंक्शन। इसका फंक्शन क्या था, A इंटू L की पावर अल्फा K की पावर बीटा। ये आपका प्रोडक्शन फंक्शन है। तो यहाँ का A और यहाँ का A दोनों सेम चीज इंडिकेट करता है, एफिशिएंसी पैरामीटर। अल्फा यहाँ पे है आपका डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर। उसी प्रकार इसको भी लिखता हूं मैं Q इक्वल टू A L अल्फा K 1 माइनस अल्फा। सिंस ये सीआरएस होता है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इक्वल टू 1 होती है, तो बीटा आपका होता है 1 माइनस अल्फा। कॉप डबल प्रोडक्शन फंक्शन केस में, तो कॉप डबल प्रोडक्शन फंक्शन केस में जो अल्फा है वो इंडिकेट करता है डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर। इट मींस कि लेबर कितना यूज किया गया है और कैपिटल कितना यूज किया गया है। उसी प्रकार सीएस प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर भी अल्फा इंडिकेट करता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर। ये आपको होता है रो जिसको बोलते हैं, ये आपको होता है सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर, जिसको हम जो इंडिकेट करता है कि आप कितना आसानी से के और एल को रिप्लेस कर सकते हैं एक दूसरे से। और इसका यूज किया जाता है टू फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, दैट इज सिग्मा। और ये यहाँ पे आपका होता है एप्सिलॉन, दैट्स ई, वो इंडिकेट करता है रिटर्न टू स्केल। अगर एप्सिलॉन की वैल्यू इक्वल टू 1 है देन इट इज सीआरएस, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है देन आईआरएस, अगर इसकी वैल्यू लेस देन 1 है देन डीआरएस। समझ आ गई। अब ये थे इसकी जनरल फॉर्म, और उसका जो पैरामीटर जो आपके वैल्यू वो वेरिएबल्स थे वो सारे मैंने यहाँ पे क्या इंडिकेट करते हैं मैं बता दिया। क्यों आपका आउटपुट ये सब मैंने आपको बता दिया। अब हम फाइंड करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इस फंक्शन का। सीएस फंक्शन का जो इलास्टिक सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस रो। ये आपका होता है इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला सीएस प्रोडक्शन फंक्शन के केस में। जैसे मैं बताया रो जो होता है आपका ये इंडिकेट करता है, ये आपका सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर है। ये इंडिकेट करता है कि आपको कितना आसानी से के और एल को रिप्लेस कर सकते हैं प्रोडक्शन के अंदर। इसका यूज करके हम सिग्मा दैट इज इलास्टिक सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है सिग्मा इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस रो। अब इसके बेसिस पे हमारे 3 केसेस बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। 3 केसेस बनते हैं। पहला ये ध्यान नोट कीजिए, जो रो जो है ना आपका, जो सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर होता है वो वेरी करता है, इसकी रेंज होती है माइनस इन्फिनिटी टू 1। ये इसकी होती है रेंज रो की, ठीक है। तो हम पहला केस ले चलते हैं जब रो की वैल्यू मेरी है 1। रो आपका सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर है, रो की वैल्यू 1 है। इट इंडिकेट्स कि आप लेबर और कैपिटल को
फुली रिप्लेस कर सकते हैं एक दूसरे से विदाउट अफेक्टिंग आउटपुट। रो की वैल्यू वेरी करती है माइनस इन्फिनिटी टू 1 के बीच में। जब रो की वैल्यू इक्वल टू 1 होती है, इट इंडिकेट्स कि आप लेबर कैपिटल को फुली रिप्लेस कर सकते हैं एक दूसरे से, ताकि आप प्रोडक्शन के अंदर। और मेरा इलास्टिक सब्सट्यूशन फॉर्मूला जो है सिग्मा, उसका है 1 माइनस रो। अगर मेरा रो 1 है तो मेरा हो गया 1 माइनस 1 1/0, दैट इज इन्फिनिटी। अगर मेरा रो टेंडिंग टू मेरा 1 है, देन मेरा सिग्मा जो है टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा। इट मींस यहाँ पे इलास्टिक सब्स्टिट्यूशन बहुत ही ज्यादा आसान है। इस केस में मेरा आइसोकॉन, अगर मेरा रो का वैल्यू मेरा इक्वल टू 1 होगा, टेंडिंग टू इक्वल टू 1 होगा, देन इस केस में मेरा आइसोकॉन क्या होगा, वो लीनियर होगा। ये बात आपको समझ आ रही है कि कैसे होगा। रो की वैल्यू इक्वल टू 1 है, रो इज अ सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर। इट इंडिकेट्स कि आप लेबर को कैपिटल को लेबर से कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। अगर इसकी वैल्यू इक्वल टू 1 है, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू होती है रो की। इट मीन्स कि आप कैपिटल को और लेबर को कैपिटल से आप फुली रिप्लेस कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग आउटपुट। देन आपका इलास्टिक सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू, दैट इज सिग्मा की वैल्यू निकल के क्या आई, 1/0, दैट इज इन्फिनिटी, विच मीन्स यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं, परफेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं लेबर को कैपिटल से। और सिग्मा की वैल्यू इन्फिनिटी कब होती है, जब आपका प्रोडक्शन फंक्शन आपका लीनियर होता है, लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन होता है, दैट इज क्यू इक्वल टू अल्फा के प्लस बीटा एल। इस केस में आपका परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का केस होता है। इस केस में आपका आइसोकॉन कर्व क्या होता है, वो लीनियर होता है। अगला केस है परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट का, जब आपकी रो की वैल्यू जो होती है माइनस इन्फिनिटी होती है। रो माइनस इन्फिनिटी का मतलब है कि यहाँ पे आप बिल्कुल भी रिप्लेस नहीं कर सकते एक दूसरे को। इन्फिनिटी नहीं है, माइनस इन्फिनिटी है, बिल्कुल चांस नहीं है रिप्लेस करने का कैपिटल को लेबर से या लेबर को कैपिटल से। ये कब होता है, जब आपके जो फैक्टर प्रोडक्शन या इनपुट होते हैं या कैपिटल लेबर होते हैं, वो आपके परफेक्टली कंप्लीमेंट होते हैं एक दूसरे के। जब आपके फिक्स रेशियो में लेबर को कैपिटल से यूज करना है प्रोडक्शन के अंदर, उस केस में लेबर को कैपिटल से या कैपिटल को लेबर से रिप्लेस नहीं कर सकते। इट मींस जब आपकी रो की वैल्यू टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, इट मींस यहाँ पे बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है कि कैपिटल लेबर से लेबर कैपिटल से रिप्लेस करने के। उस केस में आपकी सिग्मा की वैल्यू क्या निकल के आती है, इक्वल टू या टेंडिंग टू 0। देख लेते हैं, सिग्मा इक्वल टू 1 माइनस रो इन्फिनिटी टेंडिंग टू 0, और यहाँ पे इन्फिनिटी होगा माइनस इन्फिनिटी, तो 0 तरफ टेंड करेगा। तो इट मींस कि यहाँ पे आपका इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन इक्वल टू 0 है। इट मींस यहाँ पे कोई रिप्लेसमेंट नहीं है लेबर और कैपिटल का एक दूसरे से प्रोडक्शन के अंदर। ये कब पॉसिबल, आपका परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट का केस होता है। इस केस में आपका आइसोकॉन होता है एल शेप होता है। नेक्स्ट आपका जो स्पेशल केस है सीएस फंक्शन का, वो है जब आपका रो इक्वल टू 0 हो। अगर आपका रो इक्वल टू 0 होता है तो आपका सिग्मा निकल के आता है इक्वल टू 1। सिग्मा इक्वल टू 1 निकल कब आता है, सिग्मा इक्वल टू 1 उस प्रोडक्शन फंक्शन होता है जो आपका प्रोडक्शन फंक्शन होता है कॉब डगलस। तो बेसिकली कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन आपका उस केस में इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन आपका इक्वल टू 1 होता है। और ये कब पॉसिबल है, जब आपका रो जो है इक्वल टू 0 है। सो रो इक्वल टू 0 टेंड टू सिग्मा इक्वल टू 1, इट मींस कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। इस केस में आपका आइसोकॉन कर्व जो होता है वो कन्वेक्स होता है, नॉर्मल जैसा हम पढ़ते हुए अभी तक आए हैं। तो बेसिकली सीरीज प्रोडक्शन फंक्शन से आप 3 प्रोडक्शन फंक्शन आप निकाल सकते हैं। पहला था आपका परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। ये कब पॉसिबल है, जब आपका सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर रो की वैल्यू इक्वल टू 1 होगी। इट मींस सिग्मा की वैल्यू इक्वल टू इन्फिनिटी है, व्हिच मींस आप यहाँ पे परफेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं लेबर कैपिटल से कैपिटल लेबर से। इट मींस यहाँ पे आपका परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है इनपुट्स आपके, और आपका आइसोकॉन आपका लीनियर है। दूसरा था रो इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी मींस की जो सबसे कम वैल्यू रो की जो है वो माइनस इन्फिनिटी है। इट मींस यहाँ पे बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है आपको सब्स्टिट्यूशन की या रिप्लेसमेंट की लेबर कैपिटल की इस पोर्शन के केस में। इट मींस यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू इलास्टिक सब्स्टिट्यूशन इक्वल टू 0 निकल के आएगी, और आपका परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट इनपुट का केस है, और इसके अंदर आपका जो आइसोकॉन होगा वो एल शेप होगा। तीसरा जो स्पेशल केस है सीएस प्रोडक्शन फंक्शन का, वो है कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, जिसके अंदर आपका रो की वैल्यू 0 होती है, सिग्मा की वैल्यू इक्वल टू 1 निकल के आती है। इस केस में आपका आइसोकॉन होता है कन्वेक्स शेप का होता है। कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का स्पेशल फॉर्म भी कहते हैं सीएस का। तो बेसिकली यहाँ से जो ये सीएस प्रोडक्शन फंक्शन है, यही आपके लिए एग्जाम पढ़ने काफी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो ये कि इसको डेवलप किसने किया, ये 4 नाम आपको याद रखने हैं। दूसरी चीज इसका जनरल फॉर्म, और हर एक पैरामीटर क्या इंडिकेट करता है आपको वो चीज याद रखनी है। जैसे ए आपका इंडिकेट करता है एफिशिएंसी पैरामीटर, अल्फा डिस्ट्रीब्यूशन, रो आपका सब्स्टिट्यूशन, और आपका एप्सिलॉन जो है रिप्रेजेंट करता है डिग्री ऑफ रिटर्न टू स्केल। और कभी कभी आपको फंक्शन एक दिया जाता है, प्रोडक्शन फंक्शन वैल्यू दी जाती है, और उससे पूछा था आपको इसका डिग्री ऑफ रिटर्न टू स्केल क्या होता है। आपको क्या करना है, बेसिकली आपका एप्सिलॉन की वैल्यू फाइंड करनी है। वो वैल्यू आपके अगर ग्रेटर देन 1 है, दैट इज आईआरएस, लेस देन 1 है तो डीआरएस, इक्वल टू 1 है तो सीआरएस। देन आपका होता है इलास्टिक सब्स्टिट्यूशन, आपको को बताना होता है रो की वैल्यू के ऊपर डिपेंड, रो की वैल्यू के अकॉर्डिंग। रो की वैल्यू 1 है, सिग्मा आपका इन्फिनिटी, रो की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है, 0 है, 1 है, बेसिकली आपको यहाँ फॉर्मूला यूज करना है।
सिग्मा फाइंड करने, दैट इज इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन फाइंड आउट करने के लिए CS प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर। तो ये था आज का लेक्चर। आज हमने पढ़ा पहला कि होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, हमने देखा लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन, देन हमने देखा लियोन्टिफ प्रोडक्शन फंक्शन, देन हमने देखा कॉर्डेस प्रोडक्शन फंक्शन, देन हमने देखा CS प्रोडक्शन फंक्शन। ये आप लेक्चर आपका काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इस लेक्चर काफी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले हैं, वो भी हम आने वाले अगले स्लाइड में हम देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन जो 2018 में मेल के एग्जाम में आया था, द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ CD कॉर्ड दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन दैट प्रोडक्शन फंक्शन इज सब्जेक्ट टू IRS, CRS, DRS एंड एडिट स्केल। ये आपका प्रोडक्शन फंक्शन है, प्रोडक्शन A अल्फा K बीटा। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि आपका CRS होता है, इट मीन्स इसका अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इक्वल टू 1 आती है। इट मीन्स ये होमोजेनियस है, आपका होमोजेनियस है, होमोजेनियस ऑफ डिग्री 1। इट मीन्स ये लीनियर होमोजेनियस फंक्शन है, ठीक है। ये आपकी जनरल फॉर्म होगी कॉप डगलस की, तो इसका आंसर होगा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो पूछा है इन जनरल क्या होता है कोऑर्डिनेट प्रोडक्शन फंक्शन का प्रॉपर्टी कि CRS है, DRS है, IRS है। अगर मैं यही आपके क्वेश्चन में बोल दूं कि मेरे पास फंक्शन में पास हमने आपको ये दे दिया ए एल की वैल्यू अल्फा ए की और बीटा, मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया अल्फा मेरा 0.6 है और बीटा मेरा 0.8 है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा मेरे पास क्या है, मेरे पास 1.4। सिंस ग्रेटर देन 1 है तो मैं यहाँ पे तब क्या हो जाएगा IRS। बात समझे? अगर आपका अल्फा प्लस अल्फा और बीटा की वैल्यू नहीं डिफाइन कर रखी तो आपको बोलना है CRS। क्वेश्चन ज़्यादा सोचना, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी होती है प्रोडक्शन फंक्शन की। अगर आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू डिफाइन कर दी है तो आपको उस केस में उस वैल्यू अल्फा प्लस बीटा का सम फाइंड करके तब बताना है कि CRS है, IRS है, DRS है। समझे? ये क्वेश्चन 2018 मिल में आया था। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू स्केल। आपको कब देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है जब आपका फर्म एक्सपीरियंस करती है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। ऑल इनपुट्स आर चेंजेबल, सारे इनपुट्स आप वेरी हो सकते हैं लॉन्ग रन के अंदर। डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल ये आपको देखने को मिलता है जब आपका फर्म एक्सपीरियंस करती है डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। लेवल्स ऑफ ओनली वेरिएबल इनपुट, ये आपके केस है शॉर्ट रन का, तो ये आपका था मैथ ऑफ क्वेश्चन 1 का B, 2 का A, C का D, 3 का D, 4 का C। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है वो भी मैथ ऑफ क्वेश्चन है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन बिकम्स जीरो। रेज लाइन हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने कि रेज लाइन जो होती है आइसोकॉर्न कर्व को दो पार्ट से बांटता है, एफिशिएंट इनएफिशिएंट रीजन। इसको हम बोलते हैं अपर रिज लाइन, इसको बोलते हैं लोअर रिज लाइन। अपर रिज लाइन पे क्या होता है, वो सारे पॉइंट्स कनेक्ट करता है जहां पे आपका एमपी इक्वल टू 0 होता है। लोअर रिज लाइन पे वो सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करता है रिज लाइन जहां पे आपका एमपीएल 0 होता है। तो बेसिकली रिज लाइन वो लाइन है जहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन एटलीस्ट 1 का इनपुट का वो 0 होता है। ऊपर वाले रिज लाइन पे एमपी 0 होता है, नीचे रिज लाइन पे आपका एमपीएल 0 होता है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन बिकम 0, वो इंडिकेट करता है रिज लाइन। रिप्रेजेंटेटिव प्राइस ऑफ गुड्स एंड कंज्यूमर मनी इनकम, ये आपको होता है बजट लाइन। लोगों से डिफरेंट इकोनॉमिक पॉइंट्स ऑफ कंज्यूमर डिफरेंट प्राइसेस गिवन मनी इनकम को चेंज नहीं है, प्राइस में चेंज आ रहा है, जिससे आपका इकोनॉमिक पॉइंट चेंज आ रहा है वो आपको रिप्रेजेंट करता है प्राइस कंजम्पशन कर्व। कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर दैट फर्म कैन बाय गिवन आउटले, ये इंडिकेट करता है आपका आइसोकॉस्ट कर्व। तो 1 का आपका हो गया D, 2 का आपका हो गया A, 3 का आपका हो गया B या 4 का आपका हो गया C। देन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आपको फंक्शन दे रखा है कॉफ डॉलर प्रोडक्शन दे रखा है आपको बता रहे हैं इन दो स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। आपका फंक्शन क्या होता है, ए अल्फा के बीटा, ये आपका प्रोडक्शन फंक्शन होता है कॉफ डगलस का। आपको इस फॉर्म में दे रखा है ए आपका हो गया बीटा 1, x2i आपका हो गया लेबर, x3i आपका हो गया कैपिटल। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट आपके ठीक है, था बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीएस प्रोडक्शन फंक्शन, वो आपको कुछ इस प्रकार दे रखा है। आपने पूछा कि यहाँ पे ए क्या है, ए आपका यहाँ पे है एफिशिएंसी पैरामीटर। ध्यान आया? जो हमारे नोट्स में फंक्शन दे रखा हमने वो हमारे कुछ ये फंक्शन है अल्फा ए अल्फा रो प्लस में 1 माइनस अल्फा के रो प्लस में अपसाइलन रो। हमारा स्लाइड में ये था प्रोडक्शन फंक्शन, इसको दूसरा से रिप्रेजेंट किया गया इस क्वेश्चन के अंदर। पूछा यहाँ पे ए क्या, ए का मतलब वही है एफिशिएंसी पैरामीटर कैपिटल ए, यहाँ पे अल्फा होगा। हाँ, इस फंक्शन में अल्फा क्या हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर। थीटा यहाँ पे क्या हो गया सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर समझे।
रो पर प्लेस किया है माइनस थीटा से, क्या आपका थीटा आपका हो गया सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर। एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब भी आपका प्रोडक्शन फंक्शन कुछ CS का इस टाइप का हो जिसमें आपका सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर नेगेटिव में है, तो उस केस में आपका जो सिग्मा होगा वो होगा 1 प्लस थीटा। हमने का देखा जब मेरा इस केस में जब मैं सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर मेरा पॉजिटिव है, दैट इज रो है, नेगेटिव में नहीं है वो, तो उस केस में मेरा सिग्मा क्या था 1 माइनस रो। लेकिन इस फंक्शन के अंदर मेरा सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर में माइनस थीटा इंडिकेट करता है, तो इस केस में मेरा सिग्मा क्या होगा 1 प्लस थीटा। बेसिकली फॉर्मूला वही है 1 माइनस आपका सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर, तो 1 माइनस माइनस थीटा दैट इज 1 प्लस थीटा हो जाएगा। ये समझ गए? तो ये था आज का लेक्चर। आज हमने खत्म किया अपना प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्लास हम शुरू करेंगे अपना कॉस्ट का टॉपिक। आशा करता हूँ आपको लेक्चर पसंद